हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल का रेगुलेशन, जो कि हमारा पहला वाला जो लेक्चर था वो इसी पे बेस था। तो सेल साइकिल रेगुलेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे आप देख रहे हैं कि जो सेल साइकिल होती है उसमें G1, S, G2 और M इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, कोई भी सेल जो होती है वो 2n है तो वहाँ से ये 4n है और उसके बाद में 2n है फिर n है, यानी कि डिप्लॉइड सेल जो होती है, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, वो टेट्राप्लॉइड होती है। यही प्लॉइडी लेवल जो है हम एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जैसे इस ग्राफ के अंदर ये प्लॉइडी लेवल पे ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जब G1 स्टेज होती है जो कि डिप्लॉइड स्टेज है, तो वहाँ पे वो डिप्लॉयड है, और G1 से G2 स्टेज के बीच में जो S स्टेज है वहाँ से ये टेट्राप्लॉइड जो है होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में ही होता है। G2 से M के बीच के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं, G2 से M के अंदर ये जो फेज़ होती है वो हमेशा टेट्राप्लॉइड स्टेज में है। और जैसे ही जो है ये M फेज़ आती है, वो ये टेट्राप्लॉइड जो स्टेज है वो वापस से क्या होती है, डिप्लॉयड होने लग जाती है। उसके बाद में G1 एंड G2 स्टेज आते हैं, और इन G1 एंड G2 स्टेज जो है उसके अंदर यहाँ इस जगह अब इनमें कोई भी जो है वो मतलब सिंथेसिस फेज नहीं होगा। जब जैसे मियोसिस है तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, उसके बीच के अंदर जो है वो एस फेज नहीं होगी, क्योंकि एस फेज ऑलरेडी जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन फर्स्ट में ही कर चुकी होती है। तो इनका जो है वो इसके अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस जो 2 होती है, देयर इज नो एस फेज एंड G1 एंड G2 फेज आर एब्सेंट। इन रैपिडली जो क्लीविंग सेल्स होती हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली सेल्स होती हैं, उनके अंदर तो जो है वो एस कम्प्लीटली जो होती है वो एब्सेंट होती है, और G1 एंड G2 फेज जो होती है वो भी इसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है कि कोई भी फेज़ हो, फेज़ का मतलब है G1 है, S है, G2 है, कोई भी फेज़ जो सेल साइकिल की होती है वहाँ पे देयर विल बी प्रिपरेशन फॉर ए नेक्स्ट फेज़। दूसरे फेज़ के लिए जो है वो प्रिपरेशन होती है, और जो पहले वाली फेज़ जो होती है उसके अंदर उसके कुछ मॉलिक्यूल्स का उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होना जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। रूल 2 ये कहता है इस सेल साइकिल के अंदर कि एवरी फेज़ इज अंडर टाइट रेगुलेशन ऑफ स्पेसिफिक साइक्लिन एंड सीडीके कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि साइक्लिन एंड सीडीके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सीडीके मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्सेस, और साइक्लिन, ये दो ऐसे जो हैं ये एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट अलग अलग फेजेस के ऊपर। एंड एवरी साइकिल, हर साइक्लिन जो होता है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है किसी, अगर एस फेज का, G1 का, G2 का, M का जो साइक्लिन होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। वेयर एज जो सीडीकेस होते हैं यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो होते हैं, दे मे बी कॉमन फॉर मोर देन वन फेज ऑफ ए सेल साइकिल। रूल थर्ड ये कहता है कि जो फेजेस होती हैं किसी भी, आप देख रहे हैं जैसे फेजेस जो साइकिल होती है उसकी इरिवर्सिबल है। अगर वो G1 में चला गया और S का तो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर S फेल में चला गया तो सेल जो है वो टेट्राप्लॉइड हो जाती है, तो इट हैज़ टू बी डिवाइड, इसको डिवाइड होना ही होगा। वंस अ सेल एंटर इनटू अ सेल साइकिल, कोई भी जो सेल है अगर वो सेल साइकिल में चली जाती है तो इसको अपना जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, और अगर इसका डिस्टर्बेंस हो जाता है इसके सेल साइकिल के प्रोसेस के अंदर तो वो सेल जो है देन वो डाई हो जाएगी। द नेक्स्ट इज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि जो एनाफेज 1 होता है उसमें क्रोमेटिड पेयर्स आर गेटिंग सेपरेटेड, वेयर जो एनाफेज 2 होती है उसमें क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मीन्स अलील्स आर सेपरेटेड। अब हमने अभी पहले पढ़ा कि साइक्लिन्स क्या होते हैं और सीडीकेस क्या होते हैं। जो साइक्लिन्स जो होते हैं ये आप समझिए ड्राइवर है किसी बस के, और ये जो ड्राइवर है ये बताते हैं उन सीडीकेस को, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को, कि तुम्हें कौन सी फेज में कौन सा काम करना है। सो दे आर नॉन एंजाइमेटिक होते हैं, रेगुलेटरी यूनिट्स होते हैं, और ये डायरेक्ट करते हैं सीडीकेस को कि उनको कौन सा कार्य करना है। इवोल्यूशनरी कंसेप्ट होते हैं एंड दे शो हाई टर्नओवर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनमें ये होती है कि हर साइकिल जब ख़त्म हो जाती है तो दे आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग इन एवरी साइकिल, वो जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द
जो साइकिल है या रिस्पेक्टिव फेज है दे आर डिग्रेडेड। मतलब अगर एक फेज से दूसरे फेज में जाना है तो उन्हें डिग्रेड होना होगा पहले वाले साइक्लिन्स को, तभी जो है वो उसके अंदर नेक्स्ट फेज जो है यानी जीवन के ख़त्म होना होगा तभी वो एस में जाएंगे। एस वाले जो साइक्लिन होंगे उन्हें डिग्रेड होना होगा तब जो है वो G2 के अंदर जाएंगे। और इसके लिए इन साइक्लिन के अंदर ही इनके स्ट्रक्चर में ही जो है डिस्ट्रक्शन बॉक्स होता है जो कि पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप देख सकते हो जैसे कि इसमें अंदर आप देख रहे हो कि ये जो साइक्लिन जो प्रोटीन है एक्चुअल नॉन एंजाइमेटिक तो है पर ये प्रोटीन तो बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन बॉक्स आपको दिख रहा है पेस्ट, ठीक है, डिस्ट्रक्शन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो डिस्ट्रक्शन बॉक्स होता है विच इज़ रिच इन पेस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे थ्रियोनिन है, सेराइन है, प्रोलीन है, तो जो है इन ये वाले जो अमाइनो एसिड्स होता है इनसे ये रिच होता है। दिस इज़ द पेस्ट बॉक्स या डिस्ट्रक्शन बॉक्स इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो है वो 3 एंजाइम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इस साइक्लिन को ख़त्म होना होता है हर फेज़ के ऊपर। हर फेज़ में जो है वो साइक्लिन ख़त्म होगा और इसके लिए 3 एंजाइम होंगे। E1 जो होता है विच इज़ नोन एज यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। E2 जो होता है वो आपके यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिव एंजाइम है। और जो थर्ड वन है विच इज़ नोन एज E3, और ये जो E3 होता है ये आपका जो है वो लाइजेज एंजाइम की तरह ये काम करता है। ये वाला जो एंजाइम है वो लाइगेज एंजाइम की तरह काम करेगा। तो पॉलीयूबिक्विटिनेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं दे जो साइक्लिन्स आर डिग्रेडेड बाय 26 एस प्रोटियोसोम्स की बॉडीज फिल्ड विद प्रोटीएजेस होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल ये इन सबके